वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट्सों में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरे भाइयों, इसका उद्देश्य यही है कि सवालों के माध्यम से आपको ढेर सारी बातें बताई जाएं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करिए, लिख के जाया करिए। उससे एक ऊर्जा मिलती है। साथ ही साथ यदि आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वीओ की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी ऐसे स्टेट लेवल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर पॉलिटी के सवाल आते हैं, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 सवाल में मैं आपको 40 बातें बताता हूँ, ऐसी 40 बातें जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, ऐसी 40 बातें जो आपके एग्जाम के लिए क्या होती हैं, जरूरी होती हैं। और इन बातों के थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और संभावित सवालों के रूप में इन बातों को आप भविष्य में देखेंगे। इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए, विचार कीजिए। फंडामेंटल राइट्स कैन बी वेव्ड बाय एन इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकता है। कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर अप्लाइज टू फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। भारत में त्याग का सिद्धांत मौलिक अधिकारों पर लागू होता है। त्याग का सिद्धांत, या इसे कहते हैं, सही हिंदी इसकी ये है, अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत भारत देश में लागू होता है। ठीक है, तो मेरे भाइयों इसको समझिएगा जरा सा, बड़ा बढ़िया सवाल है ये। तो एक डॉक्ट्रिन है जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, इसी से रिलेटेड सवाल ये पूछा गया है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। हाँ, ये क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का मतलब है अधित्याग का सिद्धांत। यदि जनता स्वयं अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर दे तो उस मौलिक अधिकार के खिलाफ कानून बनाया जा सकता है। जैसे आपने अनुच्छेद 13 पढ़ा होगा, तो आर्टिकल 13 का पहला और दूसरा क्लॉज जब आप पढ़ते हैं तो उससे ये स्पष्ट होता है कि कोई भी लॉ, कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता है, कोई भी लॉ ऐसा नहीं बन सकता है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो। ऐसे में यदि जनता ही अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर दे तो क्या उसके खिलाफ कानून बनाया जा सकता है? तो अगर ये बात रहेगी तो उसे डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर कहते हैं। लेकिन ये भारत में नहीं है, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। भारत देश में ऐसा इसलिए संभव नहीं है कि अगर ऐसा होगा, जनता के सर पर कट्टा रख के मौलिक अधिकार का त्याग करा लेंगे, बंदूक रख के। तो अधित्याग का सिद्धांत इस बात को डील करता है मेरे प्यारे भाई, कि यदि जनता मौलिक अधिकार को त्याग दे, जनता फंडामेंटल राइट को त्याग दे, ठीक है, तो उसके खिलाफ कानून बन सकता है। ठीक है, उसके खिलाफ लॉ बन सकता है। लेकिन ये भारत देश में नहीं है, ये यूएस प्रैक्टिस है, ना कि ये इंडियन प्रैक्टिस है। तो यहाँ लिखा है कि व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकता है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत है। भारत में त्याग का सिद्धांत लागू होता है, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है। दोनों गलत है, इसमें नन आपका आंसर होगा। ये सिद्धांत अनुच्छेद 13 की व्याख्या से निकल कर आता है, क्योंकि आर्टिकल 13 में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आर्टिकल 13 का पहला और दूसरा क्लॉज जब आप मिला के पढ़ते हैं तो उसमें ये निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी कानून, चाहे वो संविधान बनने से पहले का हो, चाहे वो संविधान बनने के बाद का हो, जिस मात्रा तक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है उस मात्रा तक शून्य होगा। यानी जिस मात्रा तक फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है उस मात्रा तक वो शून्य होगा। संविधान संशोधन अधिनियम छोड़ के, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट छोड़ के। तो ऐसे में तो कोई कानून बन ही नहीं सकता है संविधान संशोधन छोड़ के जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो। तो एक सिद्धांत ये है कि जनता स्वयं त्याग दे तब तो बन सकता है। तो नहीं, भारत देश में ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो इसे डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। आगे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पीकर, लोकसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष का पद भंग नहीं होता है, यानी अध्यक्ष की जो पोस्ट है, स्पीकर जो है वो कंटिन्यू करता है अपने ऑफिस को आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा भंग होने के बाद भी। ठीक है, अध्यक्ष केवल टाई की स्थिति में मतदान करता है, यानी जब टाई हो जाता है तब अध्यक्ष मतदान करता है। अध्यक्ष का पद संविधान के भाग 5 में, भाग 5 मतलब 52 से लेके 151 तक में वर्णित है। तो ये तो ठीक है, संसद का पार्ट है, संसद इसी भाग 5 में है, तो ये तो सही हो जाएगा। बाकी दोनों पे हम लोग को चर्चा करनी है, फर्स्ट और सेकंड पे। तो देखिए, स्पीकर के बारे में थोड़ी बातें मैं आपको बताता हूँ। यदि आप बात करें, लोकसभा स्पीकर की बात हो रही है, तो लोकसभा में जो सबसे महत्वपूर्ण पीठासीन अधिकारी है, लोकसभा में जो सबसे महत्वपूर्ण पीठासीन अधिकारी है वो लोकसभा का स्पीकर है, लोकसभा का अध्यक्ष है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य है, यानी लोकसभा अपने सदस्यों के मध्य से अपना अध्यक्ष चुनती है। लोकसभा को चलाना, लोकसभा का संचालन, लोकसभा में अनुशासन, इवन लोकसभा में नियम का व्याख्याता। ठीक है, लोकसभा में नियम का व्याख्याता। ठीक है, लोकसभा के भीतर नियम कैसे चलेगा उन नियमों का व्याख्याता भी है ये। ठीक है,
इवन ये लोकसभा के भीतर संविधान का भी व्याख्याता है। ये बात आप सुनेंगे तो आप बड़ा अचंभित होंगे कि संविधान का व्याख्याता तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, लेकिन सदन के भीतर संविधान का जो अंतिम व्याख्याता है, सदन के भीतर जो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, वो किसको है? वो स्पीकर को है। लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने की शक्ति होती है, यानी कास्टिंग वोट, यानी मत अगर बराबर हो जाए तो ये ऐसे में निर्णायक मत। जनरली जब वो स्पीकर है तो मेंबर वाला वोट नहीं डाल सकता, प्रथम मत देने की शक्ति उसके पास नहीं होगी, यानी मेंबर वाला वोट डालने की शक्ति नहीं होगी। हाँ, निर्णायक मत वो दे सकता है। हाँ, मेंबर वाला वोट तब डाल सकता है जब उसे हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो, क्योंकि जब हटाने का प्रस्ताव चल रहा होगा तब पीठासीन नहीं होगा। पीठासीन नहीं होगा मतलब प्रिसाइड नहीं करेगा, यानी अध्यक्षता नहीं करेगा, तब ऐसे में मेंबर वाला वोट या प्रथम मत दे सकता है। लेकिन जब वो स्पीकर के तौर पे कार्य कर रहा है तब उसे निर्णायक मत ही देने का अधिकार होगा। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इस बात को डिसाइड कौन करता है? इस बात को डिसाइड लोकसभा का स्पीकर करता है। एंटी डिफेक्शन लॉ के केस में, दल बदल के केस में, यानी दल बदल के मामले में अगर किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जाता है तो उसका निर्णय कौन लेता है? स्पीकर लेता है। लोकसभा के किसी सदस्य को अगर अयोग्य ठहराया जाता है तो उसका निर्णय स्पीकर लेता है। सवाल यह है कि अगर लोकसभा भंग हो गई तो लोकसभा भंग होने के साथ ही साथ क्या स्पीकर का पोस्ट डिसॉल्व होता है? लोकसभा भंग होने के साथ साथ क्या स्पीकर का पद भंग होता है? तो मेरे भाइयों, नहीं। लोकसभा भंग होने के साथ साथ स्पीकर का पद भंग नहीं होता, बल्कि अगली नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक बना रहता है। कब तक? अगली नई लोकसभा के पहली बैठक के ठीक पहले तक स्पीकर का पद अगली नई लोकसभा के पहली बैठक के ठीक पहले तक ये पद बना रहता है। क्लियर बात? चलिए सवाल पर आते हैं। सवाल देखिए क्या कह रहा है आपका। सवाल आपका ये कह रहा है कि लोकसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष पद पर रहता है, यानी लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद भी पद पर रहता है। सही लिखा हुआ है, ठीक है। केवल टाई की स्थिति में, हाँ, जिस समय वो स्पीकर है उस समय केवल टाई की स्थिति में वोट देगा। जब हटाने का प्रस्ताव चल रहा होगा तब वो चेयर नहीं करेगा, जब वो चेयर नहीं करेगा तब फर्स्ट वोट डाल सकता है। तो ये तीन का तीनों स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर है इसमें, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रेसिडेंट इज इम्यून फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग ऑफिस। राष्ट्रपति अपने कार्यालय में कार्यकाल में आपराधिक कार्यवाही से प्रतिरक्षित होता है। छूट है। दूसरा, गवर्नर को पद छोड़ने के बाद भी छूट रहती है। गवर्नर जो है इम्यूनिटी को पद छोड़ने के बाद भी इंजॉय करेगा। सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूटेड विद प्रीवियर नोटिस। दीवानी वाद पूर्व सूचना के साथ दायर किए जा सकते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 14 आपने पढ़ा था। अनुच्छेद 14 में मैंने आपको कुछ अपवाद भी बताए थे। आर्टिकल 14 कह रहा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। वो क्या है ये सीन, जरा समझिए इस सवाल को अच्छे से। 14 आप पढ़ते हैं तो 14 का एक कॉन्सेप्ट कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, ठीक है। ऑल मैनर ऑफ पीपल विल इक्वली ट्रीट बिफोर द लॉ। सभी प्रकार के व्यक्तियों को कानून के समक्ष एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे आलिया भट्ट है, चाहे सलमान खान है। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष क्षमता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। सभी प्रकार के व्यक्तियों को बाय लॉ, ठीक है, एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। ऑर्डिनरी लॉ के समक्ष, समान कानून के समक्ष एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। तो ऐसे में तो सबको एक जैसा ट्रीट होना चाहिए। फिर लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसके कुछ क्या हैं? अपवाद हैं। अपवाद ये हैं भाई कि अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये छूट मिली है कि जिस समय वो पद पर हैं उस समय उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल जिस समय अपने पद पर हैं उस समय उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। उस समय उनके खिलाफ किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं चलेगी, कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा जिस समय पद पर है। ये छूट इसलिए मिली है कि राष्ट्रपति राज्यपाल एक ऐसा पद है जो कि गरिमापूर्ण पद है, भारत के बड़े संवैधानिक पद है, और इन्हीं को अगर गिरफ्तार कर लिया जा रहा है तो फिर कहाँ कानून का राज दिखाई पड़ेगा। तो पद की डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए ये छूट इनको मिली है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह समझना है कि सिविल के मामलों में, सिविल मतलब दीवानी मामले है, तो अगर कोई व्यक्तिगत दीवानी मामला है, यदि कोई व्यक्तिगत सिविल का केस फाइल करना है तो 2 महीने की नोटिस देके फाइल किया जा सकता है, ठीक है। अब इनके अलावा भी क्या कुछ लोगों को छूट मिली है? हाँ, जैसे सांसदों को भी मिली हुई है, लेकिन सांसद को क्रिमिनल में नहीं मिली हुई है, सांसद को सिविल के मामलों में मिली है।
कि जब संसद सत्र चल रहा है तब, या उसके 40 दिन पहले, 40 दिन बाद, सांसद और विधायक दोनों को मिली है, एमएलए एमपी दोनों को मिली है, कि जब सेशन चल रहा है तब उसके 40 दिन पहले, 40 दिन बाद तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता सिविल के मामलों में। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को छूट मिली है, यूनाइटेड नेशन के अधिकारियों को, डिप्लोमेट्स को छूट मिली हुई है, ठीक है, कुछ उन्मुक्ति मिली हुई है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को लिखा है, प्रेसिडेंट क्या है कि आपराधिक कार्यवाही से प्रत्यक्षित है, ठीक है। पद छोड़ने के बाद भी राज्यपाल को छूट मिल रही थी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला लिखा हुआ है, दीवानी बात पूर्व सूचना के साथ, हाँ, दीवानी के जो केसेस हैं 2 महीने की प्रीवियर नोटिस देके दीवानी की केसेस दायर किए जा सकते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड इज योर राइट आंसर। समझ गए बात को, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। अगला आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीपीएसपीज और नॉन जस्टिसिएबल, नीति निदेशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, सबसे पहला। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर कॉम्प्लीमेंट्री, मौलिक अधिकार नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। डीपीएसपीज वेयर borrowed फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी नीति निदेशक तत्व संविधान, अमेरिकी संविधान से लिए गए। तो देखिए, यदि आप राइट्स की बात करें, अधिकारों की बात करें, तो वी एन राव साहब ने, जो कि संविधान सभा के सलाहकार थे, उन्होंने इस बात के लिए रिकमेंड किया था कि अधिकारों को संविधान में 2 भाग में बांट के रखा जाए, एक गारंटीड राइट्स जिस पर गारंटी दी जाए, और गारंटीड राइट्स को संविधान के भाग 3 में रखा गया, जिन्हें फंडामेंटल राइट के नाम से जाना गया, मौलिक अधिकार। इन पर गारंटी मिली है, सुरक्षा मिली है, इन्हें कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 से टिंग 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 सुप्रीम कोर्ट और 226 से टिंग 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 हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरे हैं आपके नॉन गारंटीड राइट्स। नॉन गारंटीड राइट्स मीन्स डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 36 से लेके 51 तक। ये नॉन गारंटीड हैं, इनके लिए आप कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते हैं, इनके लिए न्यायालय में आप दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भी जरूरी है। राज्य से ये अपेक्षा की जाती है कि राज्य इन्हें क्या करे, राज्य इन्हें लागू करे, अपनी नीतियों में, कानूनों में राज्य इन्हें शामिल करे। ऐसी बातें जिनके लिए संसाधन नहीं थे उन्हें हमने डीपीएसपी में रखा और भविष्य के लिए अपेक्षा की, और जिनके लिए संसाधन थे उन्हें हमने पार्ट 3 में रखा। दोनों में डिफरेंस ये है कि भाई, ये जो आपके मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, तो मौलिक अधिकार जो आपके हैं और डीपीएसपी, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, थोड़ी देर 2 मिनट सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। मौलिक अधिकार अमेरिका से प्रेरित है, डीपीएसपी आयरलैंड से प्रेरित है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है व्यक्तिगत विकास, किसी भी व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट को इंश्योर करना, व्यक्तिगत विकास। डीपीएसपी का उद्देश्य है सामूहिक कल्याण सुनिश्चित करना, वेलफेयर स्टेट स्थापित करना। मौलिक अधिकार इंडिविजुअल मिले हैं, व्यक्तिगत रूप से मिले हैं, डीपीएसपी सबको मिले हैं, सामूहिक रूप से मिले हैं। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार है जिन्हें कोर्ट में जाके प्राप्त कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, डीपीएसपी के लिए नहीं प्राप्त कर सकते, वो नॉन जस्टिसिएबल, नॉन इन्फोर्सिएबल है, जबकि मौलिक अधिकार जस्टिसिएबल, इन्फोर्सिएबल यानी वाद योग्य है। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार सस्पेंड होते हैं तब जब इमरजेंसी हो, आपातकाल के दौरान सस्पेंड हो सकते हैं, 20 और 21 को छोड़ के। डीपीएसपी पहले से ही सस्पेंडेड है, उनको लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ता है। डीपीएसपी बाध्यकारी नहीं है, उनकी जो प्रकृति है वो सकारात्मक है। फंडामेंटल राइट की जो प्रकृति है, उन लगभग फंडामेंटल राइट की प्रकृति नकारात्मक है, वो बाध्यकारी है। संशोधन दोनों में हो सकता है, 368 के तहत फंडामेंटल राइट में भी होता है, डीपीएसपी में भी हो सकता है। सवाल उठता है, मैं बड़ी तू बड़ी, कौन बड़ा? तो देखो, मिनरवा मिल केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये झगड़ा शांत किया। उन्होंने कहा कि देखो, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट लिखा है, डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, सही लिखा है। आप न्यायालय जाके क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, न्यायालय जाके आप दावा नहीं कर सकते। लिखा है रोज सुबह सो के उठोगे रसगुल्ला मिलेगा, अगर इसमें लिखा तो उसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जी हाँ। मिनरवा मिल केस में मान ली सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को इंटरप्रिटेट किया। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए, यूएस से नहीं, फंडामेंटल राइट यूएस से बोरोड है, डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं, और आयरलैंड में स्पेन से आए हैं। कहाँ से लिए गए हैं डीपीएसपी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड से ली गई, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका स्क्रीन पर नीचे एक लाइन चल रही है, उसमें लिखा है वी एल लाइफ, विपुल लव लाइफ, ये जानते हो क्या है? ये कोड है।
ये एक ऐसा कोड है कि जब आप कोर्स खरीदते हैं तो उसमें ये कोड लगाने पर डिस्काउंट मिलता है। खैर, हर फैकल्टी का अपना अपना कोड होता है। आपका प्रेम जिसके साथ है, आपको जिसका कोड लगाना है आप लगाइए, कोई बाध्यता नहीं है। कहाँ लगाने कहाँ लगाना पड़ता है, तो एक लोगों ने एक दिन कमेंट किया था, कहाँ लगाते हैं इसको जो ये BL लाइव लिख के आता है। तो कोई नया कोर्स जब आप परचेज करते हैं, यानी पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज, देखो यूट्यूब पे ऑर्गेनाइज तरीके से तो आप नहीं पढ़ पाएंगे पूरा सिलेबस। पूरा सिलेबस पढ़ाने के लिए लगभग 1,000 घंटे लगते हैं, पूरा कंप्लीट PCS का सिलेबस। तो पूरा कंप्लीट PCS का सिलेबस प्री और मेंस दोनों के लिए यदि आपको पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है, तो उसके लिए हमारे यहाँ एक बैच चलता है, उसको हम कहते हैं क्या, आरंभ। क्या बोलते हैं इसको, आरंभ। और इस समय कौन सा आरंभ ऑनगोइंग है, आरंभ 19.0 जो है आपका, ये आपका ऑनगोइंग है 19.0। मेरे भाई एक ऐसा बैच है जिसमें एक गोल्ड नाम से आता है, एक प्लेटिनम नाम से आता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि PCS की कंप्लीट तैयारी गोल्ड खरीद के भी हो सकती है, 1100+ घंटे की क्लास मिलती है इसमें। इसमें भी 1100+ घंटे की लाइव क्लास मिलती है। ठीक, दोनों में मिलती है लाइव क्लास 1100+ घंटे की। लेकिन गोल्ड में लाइव क्लास के अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और करंट अफेयर मैगजीन और 2 साल की वैलिडिटी, बस इतना सा मिलता है। इसमें आप आएंगे तो लाइव क्लास तो प्री मेंस के लिए मिलेगी ही, साथ साथ एक प्री का एक्स्ट्रा कोर्स, एक मेंस का एक्स्ट्रा कोर्स, एक फाउंडेशन डेवलप करने के लिए एक्स्ट्रा कोर्स, किताबें आपके घर जाती हैं, 4 साल की वैलिडिटी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चंस का एक एक्स्ट्रा कोर्स ये है। कैसे इनरोल कर सकते हैं, यदि अधिक जानकारी कैसे ले सकते हैं, ये जाइए इधर गूगल पे लिखिए स्टडी IQ, ठीक है। गूगल पे अगर आप स्टडी IQ लिखेंगे तो ये www.studyiq.com, इस पर क्लिक करिए, पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स लिखा हो रहता है, वहाँ जाइए, स्टेट PCS पे क्लिक करिए, फिर उत्तर प्रदेश पे क्लिक करिए, फिर उत्तर प्रदेश पे क्लिक करिए। उत्तर प्रदेश पे क्लिक करेंगे, ये उत्तर प्रदेश PCS आरंभ लिखा है, इस पर क्लिक करिए। सारा पहले जाके पढ़ा करिए, पहले जाके पढ़िए इसमें क्या क्या है, रीड मोर करके सब कुछ पढ़िए, एक एक चीज़ क्या क्या इसमें मिला है डाउनलोड करके पढ़िए। ठीक है, पढ़ने के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है। फिर गोल्ड और प्लेटिनम में यहाँ डिफरेंस है वो पढ़िए। फिर उसके बाद इस नंबर पे कॉल करिए 9289996923 पे, इस पर कॉल करके सारी काउंसलिंग लीजिए, सारी जानकारी लीजिए। फिर बाई नाउ पे जाइए, कोड लगाइए, और आपको अगर लगता है कि पूरी की पूरी कंप्लीट तैयारी हमारे साथ जुड़ के आपको करनी चाहिए, तो यहाँ जुड़ के आप पूरी की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं, कंप्लीट तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसके अलावा मेरे भाई, यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई आपको दिक्कत हो रही, तो यहाँ आप यहाँ भी फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, और यहाँ भी आप मुझे, टेलीग्राम का मेरा एक ग्रुप है, इसमें अगर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो डायरेक्ट भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ आपको सारी अपडेट्स टेलीग्राम पे मिलती रहती है, ठीक है। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको, और अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी करिएगा। 4 सवालों के माध्यम से आपको ढेर सारी बातें बताना ये मेरी जिम्मेदारी है, और मैं आपको समझा सकूँ ये मेरी जिम्मेदारी है, और इस शो को हिट करना ये आपकी जिम्मेदारी है। प्लीज़ शेयर विद योर लर्नर्स फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।